कि जब टर्की के अंदर यह खिलाफत मूवमेंट, जो क्योंकि आजकल कैलिफेट मूवमेंट जामिया के लड़के भी चला रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है, शाहीन बाग पे भी चल रहा है, ये वही खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। और कैलिफेट मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट उसे हिंदी उर्दू में कहते हैं, उसका मतलब होता है अल्लाह की सत्ता, उसके अलावा किसी की सत्ता नहीं। तो अल्लाह की सत्ता 57 देशों में आप देख रहे हैं कैसी चल रही है, वहां अल्लाह ही महफूज नहीं है। लेकिन 1920 में भारत के अंदर 2 जोकर का नाम लिखा है एनी बेसेंट ने, साफ साफ लिखा है। एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली, जिन दोनों मक्कारों के नाम से उत्तर प्रदेश की धरती में रामपुर के पास एक ऐसे जिहादी ने, जिसने 1965 में सेना लड़ने जब जा रही थी पाकिस्तान से तो सड़क खोदती थी, वो आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री बना और आजकल जेल में है झूठ और फ्रॉड करने के चक्कर में। उस रामपुर के एमपी ने इन दोनों के नाम से यूनिवर्सिटी रखी है, यूनिवर्सिटी बनाई है। तो ये क्यों है आप समझिए। सिर्फ हम ये कहें मौलाना शौकत अली की यूनिवर्सिटी है, क्या फर्क पड़ता है हमें, कोई नहीं। ये बार बार आपके बीच में वो नाम, तमाम सोच जिंदा रहे इसलिए नाम रखे जाते हैं ना। हम अपने बच्चों का नाम कभी रखते हैं, इस देश में किसी ने अपने बच्चे का नाम शकुनी रखा है, रावण रखा है, सूपना का रखा है, क्योंकि उसके साथ चीजें अटैच हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने महापुरुषों के नाम से नाम रखते हैं, या नहीं हम अपने परिवार में भी जब अपने दादा परदादा की बात करते हैं, उनके शौर्य की कहानी सुनाते हैं, तो उनकी तस्वीरें क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन, इस परिवार में जो लोग बहुत महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया, उनके बारे में जाने और वो पुरुषार्थ और वो चरित्र जीने की कोशिश करें। लिहाजा एक राष्ट्र के रूप में जब उन महापुरुषों को छुपा करके बौनों को, दलालों को, चोरों को, उचक्कों के नाम पर, लुटेरों को, बलात्कारियों के नाम पर जब सड़कों के नाम रखे जाते हैं, जब संसाधनों के नाम रखे जाते हैं, संगठनों के नाम रखे जाते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे जाते हैं, तो वो हम वैसे ही महसूस करते हैं। इसलिए जब मुझसे लोग पूछते हैं कि भारत में क्या कोई दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता, मैं कहता हूं भारत में करोड़ों भगत सिंह हैं, लेकिन करोड़ों भगत सिंह को पैदा होने से पहले ही मार दो, क्योंकि ये अगर भगत सिंह बन गए तो हमारा पोल खुल जाएगी कि हम सत्ता पे क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए मोपला पे कोई बात नहीं बताई जाएगी, उसका एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाएगा, मोपला पे बात नहीं होगी, नहीं नहीं वो झूठ है, वो सच है, वो फलाना है, दिमाग है, आप गांधी पे बात नहीं कर सकते, आप नेहरू पे बात नहीं कर सकते, आप इस पे बात नहीं कर सकते, आप उस पे बात नहीं। ये झूठ मक्कारी इसलिए है, इसलिए मैंने कहा कि मौलाना शौकत अली और जौहर अली कौन थे ये दोनों ने भारत में जो टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, और महान आत्मा जिनके जन्मदिन पे हम और आप बैठे हुए हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना विजन के साफ किया था 2020 का भारत का आज का मैं नागरिक, मुझे किसी से कोई लाग लपेट नहीं रखनी है। अगर उनकी कोई अच्छी बात थी उसका जिक्र करूंगा, लेकिन मैं जब यह देखता हूं कि आज भारत 70 सालों के बाद जिस मोड़ पे खड़ा हो गया है, इसके हालात तो 1947 से भी ज्यादा खतरनाक हैं, 46 से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है घंटे मजीरे में मस्त हैं, हम इसी में मस्त हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमने कौन सी मीठी गोली ऐसी खा ली है जो धीरे 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 इस देश के पुरुषार्थ को समाप्त करके लोगों को ऐसा कर दो, लोगों को इतनी दूर तक सुला दो कि लोग कभी अपने इतिहास को न जाने, अपने पुरुषार्थ को न जाने, अपने आइडियल्स को न जाने। लिहाजा उस वक्त टर्की में जब यह चल रहा था, तो यहां भारत के मुसलमानों के सिलसिले में गांधी जी जिक्र करते हैं कि भाई ये जो खिलाफत मूवमेंट है इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी अगर वहां अल्लाह की हुकूमत बस रही थी, तो फिर यहां हम सपोर्ट करके कौन सी हुकूमत बसाना चाहते थे? हमने सपोर्ट क्यों किया? या तो हम उनकी आइडियोलॉजी से और उस फलसफे से
एक राय थे। तो अगर हम किसी जगह बाहर सपोर्ट करेंगे और अपने देश में कुछ और करेंगे, तो आपने क्या किया कि गांधी जी ने इस देश के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कहा कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं कि टर्की में जो आंदोलन चल रहा है अल्लाह की निजाम मुस्तफा की हुकूमत बसाने का, हम इन मुसलमानों का दिल जीतेंगे ताकि ये मुसलमान भारत की जंगे आजादी में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। हमें लगता है कि मूर्खों की इस देश में कमी कभी नहीं रही, आला आला दर्जे के मूर्ख रहे। और 1920 में भारत के अंदर, केरल के अंदर जिस घटना का मैंने जिक्र किया है, यह खुल्लम खुल्ला हुई। यह 1 अगस्त 1900, जब आप 1920 में दिल जीत रहे थे और आपने ऐसा दिल जीता, या तो आपने किसी एजेंडे या विजन लेस होने के कारण या कोई निजी स्वार्थों के चलते, आपका हम जब चरित्र के बारे में, आपके राजनीतिक डिसीजन के बारे में जब देखते हैं तो कुछ चीजों पे सवाल हमें चाहिए। यह हो सकता है कि उनके वारिस उनके नाम से दुकानें चला रहे हैं, तो वो आ जाएंगे कुछ नए बातें लेकर के, ये ऐसा ठीक नहीं था, वैसा ऐसा ठीक नहीं था, और वो जब आपको बयान करेंगे तो ऐसे बयान करने की कोशिश करते हैं कि वो गांधी जी के साथ साथ चल रहे थे। तो उनकी बात ऑथेंटिक है, क्योंकि 70 सालों में इस देश में कुछ लोगों को विद्वान के तौर पे स्थापित कर दिया गया। इनको ये पुरस्कार मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है, इनको तो मैग्सेसे अवार्ड मिला। जितने अवार्ड मिलते हैं उतने ही लोगों की बुद्धता बढ़ जाती है। ये पहली बार हमने देखा। हमने तो इस देश में ऐसे लोगों को भी पुरस्कार पाते हुए देखा जो मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी के विदेशी मेहमान जब आते थे तो उनके लिए चाय तैयार करती थी और बर्तन धोती थी, उनको भी राष्ट्रपति बनते देखा हमने। तो अब क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनके आदर्श को हमें मानना चाहिए, तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा करनी, तो हम सच क्यों नहीं बोलते? तो आपने 1920 में इसको भारत के अंदर हवा दी, और ये दोनों जो जिहादी थे इन्होंने इसका फायदा उठाया, मोपला हो गया। गांधी जी एक शब्द नहीं बोले, कहीं नहीं बोले, और बोले न बोले का फर्क नहीं होता है। बात यह है कि हजारों लोगों को मार दिया तो आपके बोलने का फर्क क्या पड़ता है? और मात्र 1920 से सफर चला 1947, 27 साल में देश बट के 2 टुकड़ों में बट गया। गांधी जी कहां थे? क्या गांधी जी को मैंने कहीं देखा कि जो गांधी सावरकर के, जो गांधी अंबेडकर के सामने, जो गांधी सुभाष के सामने धरने पे बैठ जाए, उस गांधी को उनको पता चल गया था कि देश का विभाजन हो सकता है, तभी तो उन्होंने बयान दिया कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। तो गांधी जी और गांधी जी के वारिसों और गांधी जी के जो नकली गांधी इस देश में हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे तो बताएं कि गांधी जी ने जिन्ना जैसे आदमी के सामने, नेहरू जैसे आदमी के सामने धरना, आमंत्रण, अनशन क्यों नहीं किया? एक आमरण अनशन करते, फास्ट टिल डेथ करते, भूख हड़ताल कर देते, अड़ जाते कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, जिना मैं जिंदा हूं मेरे रहते हुए ये देश नहीं बढ़ सकता। लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा जिक्र मुझे तो नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर उसमें आपकी ईमानदारी नहीं मिलती कि जिस शिद्दत के साथ आपने सुभाष बाबू का इस्तीफा ले लिया था, जिस शिद्दत के साथ आपने BR अंबेडकर से अपनी बात मनवा ली थी। इतना बड़ा फैसला हो रहा था और गांधी को नहीं पता था। और मैं ये इसलिए नहीं मानता कि फिर गांधी जी ने क्यों कहा कि कहते हैं कि अगर ये देश बटा तो मेरी लाश पे बटेगा। कहीं गांधी जी ने क्यों नहीं रोका? गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद स्वामी, जिन हिंदुओं को बलात्कारी, लुटेरे, आक्रांता, आतंकवादी मुसलमान मुगलों ने इस देश में कन्वर्ट किया था, वो स्वामी श्रद्धानंद उन लोगों को अपने मूल की तरफ ला रहे थे।
उसमें एक रशीद नाम के आदमी ने जब उनकी हत्या की तो गांधी जी ने कहा यह स्वामी श्रद्धानंद की गलती है, रशीद की गलती नहीं है। मैं कैसे मानूं ये कौन सी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है? ऐसे लोग मेरे आदर्श कैसे हो सकते हैं? उन आदर्श को आप देश पे थोप दीजिए, ठीक है, चलेगा कहानी, लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ बात तथ्यात्मक होनी चाहिए।